देखो yes on the board. कल in the yesterday's class we have observed the postulates of Rutherford model of atom. Yes on the board. देखो yesterday we have observed the postulates of Rutherford model of atom. First postulate was कि अगर हमारा कोई atom है, inside a whole atom there is very small but massive body named as nucleus that is present inside the atom. ठीक है, जो हमारा अप्रोक्सीमेटली 95 to 98% ऑफ द स्पेस ऑफ एटम होता है वो टोटली एम्प्टी होता है. ठीक है, यहाँ हमारा एंटायर स्पेस ऑफ द एटम इज टोटली एम्प्टी एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द वेरी सेंट्रल कोर ऑफ द न्यूक्लियस. दिस वाज फर्स्ट कंक्लूजन. उसके बाद बाकी हमें रदरफोर्ड ने ये बताया था इलेक्ट्रॉन्स की रेवोल्यूशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं. जो सबसे मेन पोस्टुलेट था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का, दैट वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द सेंट्रल कोर ऑफ द एटम. एंड जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, जो हमारा मास ऑफ न्यूक्लियस साइज इज वेरी स्मॉल बट द होल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द कोर सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. अब देखो इंपैक्ट पैरामीटर क्या चीज है. कल जो हमने ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया था. देखो ऑन द बोर्ड. ठीक है, दिस इज आवर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. यस, अब यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, यस देखो अब यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल हमारे निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का जब मैंने इस डायग्राम को मैंने तुम्हें जूम करके दिखाया था, तो अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे पाथ फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ से अल्फा पार्टिकल देखो, इनिशियल जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से भी निकलेंगे इस तरीके से, जो यहाँ के अल्फा पार्टिकल हैं वो यहाँ से इस तरीके से डिफ्लेक्ट होंगे. जो बिल्कुल क्लोज अल्फा पार्टिकल है उनकी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी. ठीक है, एम आई राइट. देखो ऑन द बोर्ड, जो हमारा बिल्कुल द अल्फा पार्टिकल दैट इज इनसाइड दैट इज फॉलोइंग द पार्ट ऑफ कोर सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. फाइन, ये तुम्हारा न्यूक्लियस तक पहुंचेगा ही नहीं, इससे पहले ही तुम्हारे अपने पाथ को ट्रेस बैक कर लेगा. ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, इसको तो हिट कर नहीं सकता क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. न्यूक्लियस पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पे तुम्हारा इस पॉइंट से क्या होगा, कुछ पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट से अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा. ठीक है, उसके बाद इस अल्फा पार्टिकल का अगर हम रूट देखें, ये अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल सेंट्रल कोर लाइन से स्लाइटली अबव और स्लाइटली बिलो है. ठीक है, ऑन द बोर्ड, जो हमारे अल्फा पार्टिकल सेंट्रल कोर लाइन से स्लाइटली अबव और स्लाइटली बिलो है, इनकी जो स्कैटरिंग होगी, their scattering will be at an angle lesser than 180 डिग्री, वो 178 डिग्री भी हो सकता है, 175 डिग्री भी हो सकता है. ये पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आ जाओ, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे. यस, अब देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. यस, ऑन द बोर्ड, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर. डिफरेंट पाथ्स देखो. सबसे पहले सेंट्रल अल्फा पार्टिकल का पाथ देखते हैं. ये सेंट्रल अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, जिस तरीके से अभी ये भी देखेंगे कि यहाँ से देखो, अब मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ से तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, ये यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जाके रुक जाएगा और अपने पाथ को रिट्रेस करेगा. अब वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे जाके रुक के अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, और ऐसा क्या लॉजिक होता है कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज हो रही है कि रुका, एक मोमेंट के लिए रुका और इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया. तो वो यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से आपस में इंटरकन्वर्ट हो रही है. ठीक है, वो चीजें देखते हैं. बट बिफोर डूइंग दैट, यस देखो सबसे पहले इंपैक्ट पैरामीटर को स्टडी करते हैं. इंपैक्ट पैरामीटर है क्या. यस, सबसे पहले मोशन देखते हैं इस अल्फा पार्टिकल का, जो बिल्कुल सेंट्रल कोर लाइन में है. सेंट्रल कोर लाइन वाला अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आगे बढ़ेगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इसको मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगी, उस पॉइंट से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा और साइंटिलेशन प्रोड्यूस करेगा कहीं पीछे जा. ठीक है, अब बात करते हैं उन दो अल्फा पार्टिकल की जो बिल्कुल उस मिडल अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर और नीचे हैं. ये इस तरीके से जाएंगे, यहाँ पे भी इनको मैक्सिमम रिपल्शन मिलेगी, बट जो कोर अल्फा पार्टिकल है उनसे रिपल्शन इसकी थोड़ी स्लो होगी, थोड़ी कम होगी, वीक होगी. तो इनकी जो डिफ्लेक्शन होगी, 180 डिग्री से स्लाइटली लेसर एंगल से. अब उसके ऊपर वाले दो अल्फा पार्टिकल पे बढ़ते हैं. तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन एंगल कम हो रहा है. जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ, डिफ्लेक्शन एंगल मेरा कम हो रहा है.
ये 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ था, ये 170 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ था, ये तुम्हारा 100 या 110 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ। जैसे जैसे मैं इससे बाहर इससे दूर आता रहूंगा, इसका होल्ड हमारा कम होता रहेगा और वो अल्फा पार्टिकल हमारा मैक्सिमम स्ट्रेट पाथ फॉलो करते रहेंगे। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखो, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं कि ये तुम्हारा, अगर ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस का कोर सेंटर है, ठीक है। बात करते हैं इस अल्फा पार्टिकल की, इसको मैंने अल्फा पार्टिकल नाम दिया सी। ये हमारी एक अल्फा पार्टिकल है सी, जो यहाँ से अपना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। न्यूक्लियस की कोर सेंटर लाइन क्या है? न्यूक्लियस की कोर सेंटर लाइन को मैं डार्क कर रहा हूँ, दिस इज योर कोर सेंटर लाइन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इसको मैंने डार्क कर लिया। सो दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का सिंबल है स्मॉल b। इम्पैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से ऊपर की तरफ बढ़ता रहूंगा, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू मेरी बढ़ती रहेगी। और इम्पैक्ट पैरामीटर, अगर मैं बिल्कुल सेंट्रल अल्फा पार्टिकल की बात करूं, जो अल्फा पार्टिकल तुम्हारा 180 डिग्री पे अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या रहेगा? 0, ठीक है। बनाओ इस डायग्राम को, नोट करो। ठीक है, impact parameter is your perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the core center of the nucleus, ठीक है। सेंट्रल लाइन से तुम्हारा जो इनिशियल अल्फा पार्टिकल है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो कहलाता है तुम्हारा इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। और जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता रहूंगा, इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ये तो क्लियर है। जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री वाला एंगल ट्रेस करेगा, उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कितना रहेगा? 0, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल खुद एक कोर सेंट्रल लाइन में है, ठीक है। और इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है, आपने सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना है। द फॉर्मूला इज b = kze cot theta kze² cot θ/2 अपॉन tan। नोट करो इसको। यस, राइट नाउ b = kze² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। k वही है, k की वैल्यू 1/4πε0 जो इलेक्ट्रोस्टैट में तुम पढ़ते थे। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन तुम्हारा b का बनेगा 1/4πε0 ze² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। यस, नोट करो, वेयर b इज योर इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अगर आए इम्पैक्ट पैरामीटर पे, के तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। वेलोसिटी दे रहा हूं ना अल्फा पार्टिकल को, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी के साथ जो एनर्जी लिंक होगी दैट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी। और उसके बाद तुम्हारा थीटा, कॉट θ/2 है ना, थीटा इज योर स्कैटरिंग एंगल, ठीक है। न्यूक्लियस की रेंज में आने के बाद ठीक तुम्हारा जो अल्फा पार्टिकल है वो कितने एंगल पे स्कैटर है। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? फाइन। ये बस छोटा सा एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है, kze² cot θ/2 अपॉन काइनेटिक। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से बोहर मॉडल को हमने लिंक करना है, ठीक है। आप ध्यान से लिंक करना। हेडिंग बनाओ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ yes, write down. It is the minimum distance
it is the minimum distance from the center of the nucleus it is the minimum distance from the center of the nucleus from the center of the nucleus from which the alpha particle will retrace its path. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसी के साथ हमने बोहर मॉडल को लिंक करना है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम व्हिच द अल्फा पार्टिकल विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैट्स के कॉन्सेप्ट लिंक करेंगे, ज्यादा नहीं। देखो yes on the board atom nucleus core central line। ठीक है, अब लेट से जो मेरा अल्फा पार्टिकल था बिल्कुल इस कोर सेंट्रल लाइन के थ्रू मैंने प्रोजेक्ट किया था, दैट इज योर अल्फा पार्टिकल। इस पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर 0 होगा। ठीक है, इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस विल बी 0। अब होगा क्या कि न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे भी तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कौन है दोनों में से? अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस। एक्सप्लेनेशन क्लियर है कैसे? भाई अल्फा पार्टिकल तुम्हारा, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग योर हीलियम 42। ठीक है, तो इसका जो चार्ज नंबर है Z है, दैट इज योर 2 और यहाँ पे हमारा क्या है? गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, गोल्ड के केस में Z क्या है? 79। ठीक है, इस केस में हमारा जो चार्ज नंबर है Z है, दैट इज 79। तो इसका मतलब क्या है? अगर इस पे चार्ज 2 कूलम का है, वैसे है नहीं 2 रेशियो 2:79 है, मान के चलते हैं। अगर इस पे तुम्हारा चार्ज 2 कूलम का है तो इस पे तुम्हारा चार्ज 79 कूलम का। तो इसका जो चार्ज नंबर है वो बहुत हैवी है, इसका चार्ज नंबर बहुत कम है। इसका मतलब क्या है भाई? देखो, फ्रॉम द बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट वी नो दैट V is directly proportional to mod। मतलब बोलो, जहाँ चार्ज ज्यादा तो वहाँ पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। जहाँ चार्ज, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके नियर बाय रीजन में पोटेंशियल तुम्हारा ज्यादा ही होगा। भाई पोटेंशियल का मतलब, पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन तुमने क्या पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैट? पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे। पहले तो इस पॉइंट को समझाता हूं क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का कांसेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है इसको समझने के लिए। देखो, ये तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज है, मान के चलते इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस रीजन में, तो उसका पोटेंशियल कितने रीजन में होगा? कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को अगर मैं यहां तक ले आता हूं, इस पॉइंट पे लाते ही तुम्हारा ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, क्लियर है कितना पॉइंट? अब अगर मैं इस प्लस क्यू को प्लस 4q कर देता हूं तो इसका रीजन बढ़ जाएगा। इसका रीजन लेट से ये हो गया, फील्ड का रीजन बढ़ गया, पोटेंशियल का भी रीजन बढ़ जाएगा। अब अगर मेरे चार्ज को पहले यहाँ पे आके अपनी तरफ खींच रहा था, अब यहाँ पे लाते ही इसको अपनी तरफ खींच लेगा। पोटेंशियल का मतलब है उस चार्ज का कितना नियर बाय इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पोटेंशियल नियर बाय रीजन में, फील्ड और पोटेंशियल ऑलमोस्ट हम सेम कॉन्सेप्ट से लिंक कर सकते हैं कि जितना तुम्हारा पोटेंशियल का रीजन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी तुम्हारी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जितने रीजन में तुम्हारी फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही तुम्हारा पोटेंशियल का रीजन स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर यहाँ पे लेट से इधर देखो, ये तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका Z 79। ठीक है, अब व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज? यस, वेरियस पॉसिबिलिटीज देखते हैं। हो सकता है इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट सिर्फ इतना हो, ध्यान से देखना, इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कितना है नियर बाय रीजन में, तो होगा क्या? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव 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 रिपेल ईच अदर। ये अल्फा पार्टिकल कहां तक आएगा? यहां तक कि यहां तक, यहां तक, इस पॉइंट तक। अगर इसका रीजन यहां तक है, ये अल्फा पार्टिकल यहां पे आएगा,
यहां तक इस पॉइंट तक पहुंचा, इस पॉइंट पे आके इसको रिपल्शन मिली, इसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया। और पॉसिबिलिटी क्या है? यस, उसके बाद देखो और पॉसिबिलिटी क्या है हमारी कि इस पॉजिटिव चार्ज का रीजन यहां तक हो, एटम तक हो, या एटम से भी बाहर तक हो। पॉसिबिलिटी है ना कि इस पॉजिटिव चार्ज का जो रीजन है वो एटम से भी बाहर तक हो, कि यहां तक अगर इसका रीजन, इसका अगर पोटेंशियल यहां तक है तो अल्फा पार्टिकल यहां तक आएगा और इस पॉइंट पे जाके वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का क्या मतलब है? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ये मैंने बना लिया न्यूक्लियस का सेंटर, यहां से कितनी दूरी पे जाके अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, दैट इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान के चलते हैं मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इतना ले लिया, दैट इज आवर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल r0। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को ये रखा है तो होगा क्या, जो बिल्कुल कोर सेंट्रल अल्फा पार्टिकल है ये बिल्कुल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा, एटम के अंदर एंटर आएगा, एटम के अंदर एंटर करेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जाके इसको बहुत स्ट्रांग रिपल्शन मिलेगी और उस रिपल्शन की वजह से अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस। ठीक है, दैट इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम व्हिच द अल्फा पार्टिकल विल रिट्रेस इट्स पाथ। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किस बात पे डिपेंड करता है? किस बात पे डिपेंड करता है? इस न्यूक्लियस के पोटेंशियल पे। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना ज्यादा है? इसका पोटेंशियल रेंज अगर यहां तक है, अल्फा पार्टिकल यहां से वापस मुड़ जाएगा, एटम तक है, एटम से बाहर जाके वापस मुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। एक तो ही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की ये डेफिनेशन जो हमें बुक्स में मिलेगी, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम व्हिच अल्फा पार्टिकल विल रिट्रेस इट्स पाथ। मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की एक और डेफिनेशन लिखवा रहा हूं उसको, it is that minimum distance from the center of the nucleus, it is that minimum distance from the center of the nucleus, it is that minimum distance from the center of the nucleus at which all the kinetic energy of alpha particle, all the kinetic energy of alpha particle will be converted into its electrical potential energy। ठीक है, it is that distance from the center of the nucleus at which all the kinetic energy of alpha particle will be converted into its electrical potential energy। अब देखो होगा, देखो बोर्ड पे बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ लिंक करते हैं इस टॉपिक को। यहां से अल्फा पार्टिकल को मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी, जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कम होगी? कम होगी, कॉमन सेंस है। वेलोसिटी कम होने का मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है इसको न्यूक्लियस की तरफ से रिपल्शन मिल रही है, मतलब अगर तो अट्रैक्शन मिल रही होती तो वेलोसिटी बढ़ रही होती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होती, बट यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल इच अदर। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कन्वर्टिबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, वो काइनेटिक एनर्जी कम नहीं हो रही, लॉस नहीं हो रही, बल्कि वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी अगर 11th क्लास में याद हो, पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप्स की होती थी। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी के हाइट मास के साथ लिंक होती है हाइट की वजह से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी में इलास्टिसिटी की वजह से होती है, जो स्प्रिंग में आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज की वजह से आती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक मूविंग चार्ज के साथ लिंक होती है, जब वो चार्ज मोशन में हो और किसी और चार्ज के रीजन में एंटर होने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, अब इधर देखो, क्या आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में एक टॉपिक पढ़ाया था, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हमारा ये इधर देखो, ये तुम्हारा चार्ज Q है, ठीक है, इसका पोटेंशियल का रीजन ये है, इधर देखो बोर्ड पे, r डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल कितना होगा? kq/r। बोर्ड पे देखते रहो,
KQ/R। ये तुम्हारा इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, ठीक है। वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट में, Q डेल्टा V। ये Q कौन सा होता है? ये Q स्टेशनरी चार्ज है कि जिस चार्ज को मैंने लेके जाना है वो वाला चार्ज है। लेट्स से मेरे पास एक चार्ज है Q1, इधर देखो बोर्ड पे, एक स्टेशनरी चार्ज है r डिस्टेंस पे, इसका पोटेंशियल KQ/R है। मेरे पास एक मूविंग चार्ज है जो Q1 इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। मैं क्या निकालना चाहता हूं कि मुझे इस Q1 को यहां तक लेके जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला, जिस चार्ज को लेके जा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू जिस चार्ज के रीजन में लेके जा रहे हैं उसका पोटेंशियल। तो वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे Q1 इनटू KQ/R एंड दिस वर्क इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बोर्ड पे, क्रिस्टल ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की मैंने डेफिनेशन लिखवाई। ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ऑन द बोर्ड, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी होगी भाई? हाफ mv², ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी हाफ mv²। अब जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका हाफ mv² कम हो रहा है, 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 और एक पॉइंट पे जाके क्या हो गया? 0 हो गया। और इस पॉइंट पे क्या होगा? जिस पॉइंट पे तुम्हारा इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 हुई है, इस पॉइंट पे जाके इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे कौन बताएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन क्या? जिस चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहे हैं उसका चार्ज इनटू जिस चार्ज पार्टिकल के रीजन में लेके जा रहे हैं उसका पोटेंशियल। जिस चार्ज पार्टिकल को मैं लेके जा रहा हूं उसका चार्ज कितना है? 2e, ठीक है। जिस चार्ज पार्टिकल को मैं लेके जा रहा हूं उसका चार्ज है 2e, और किसके रीजन में लेके जा रहा हूं? इस न्यूक्लियस के रीजन में। इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? KZE/R0, ठीक है। तो शैल आई राइट KZE/R0। Z आप लोगों को पता है 79 है, हम जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो गोल्ड न्यूक्लियस का है ना, मैं जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2e into KZE/R0। अब इस पॉइंट पे R0 पे जाके क्या होगा? ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो चुका होगा। So shall I say that half mv² equal to K2KZE² upon R0। यहाँ पे R0 की वैल्यू निकाल लोगे। R0 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2KZE² upon काइनेटिक एनर्जी। तो R0 की वैल्यू आ जाएगी 2KZE² upon काइनेटिक एनर्जी। 4KZE² upon काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। ये तो तुम्हारा पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी है ना, तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और K इज नथिंग बट 1/4πε0। तो फाइनल एक्सप्रेशन R0 का बन जाएगा 1/4πε0 2ZE² upon काइनेटिक एनर्जी। नोट करो, फिर इसके केसेस डिस्कस करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? वो पॉइंट क्लियर है जो मैंने स्टेप किया था, मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टुवर्ड्स अनदर पॉइंट। जिस चार्ज पार्टिकल को उठा के लेके जा रहा हूं उसका चार्ज इनटू जिस स्टेशनरी चार्ज के रीजन में लेके जा रहा हूं उसका पोटेंशियल। कोई रटने वाला कोई कांसेप्ट नहीं है, बस समझते रहो हर चीज के। ठीक, चलो अब देखो एक्सप्लेनेशन। From the expression we can say that R0 is directly proportional to Z and R0 is inversely proportional to kinetic energy of alpha particle
और Z क्या है तुम्हारा? चार्ज नंबर, ठीक है। R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। कहने का मतलब क्या है, यहां से तुम्हारा Z जितना बढ़ता रहेगा मेरा R0 उतना बढ़ता, घटेगा तो बढ़ेगा। R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। कॉमन सेंस है भाई, यहाँ पे Z 79 है, 79 के केस में अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ तक पहुंच गया, अगर मैं इसको 200 कर दूं तो इसका रीजन नियर बाय का और ज्यादा बढ़ जाएगा। अल्फा पार्टिकल दूरी से ही वापस अपना रिफ्लेक्ट बैक होलेगा। और R0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते रहोगे R0 तुम्हारा कम होता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर अल्फा पार्टिकल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इधर देखो अगर अल्फा पार्टिकल ज्यादा एनर्जेटिक होगा तो वो पोटेंशियल के रीजन को भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन रही डिस्टेंस और क्लोजेस्ट अप्रोच। दोनों पॉइंट क्लियर है। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, दोनों में कंफ्यूजन मत रखना। इंपैक्ट पैरामीटर इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द कोर सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दो डेफिनेशन। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम व्हिच अल्फा पार्टिकल विल रिट्रेस इट्स पाथ। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, अपने पाथ को रिट्रेस क्यों कर रहा है। कल हमने ये देखा था ना, अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करता है, वो रिट्रेस क्यों करता है उसकी एक्सप्लेनेशन है। सारी की सारी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज मूव कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड इनटू जिस स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के रीजन में मूव कर रहा है उसका पोटेंशियल, ये सारी की सारी इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। इन दोनों को इक्वेट करके मैंने R0 की वैल्यू निकाली। कोई इशू? ओके, ठीक है। चलो अब एक बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन। जो हमारा गाइजर और मार्सन एक्सपेरिमेंट था ना, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, उसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यूज ली थी रदरफोर्ड ने, उसको रख के देखते हैं कि उनका इंपैक्ट पैरामीटर यस क्या कंफ्यूजन होगी लास्ट में, क्या प्रॉब्लम है। देखो बोर्ड पे यस, जो रदरफोर्ड ने इस अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, हम बिल्कुल वही स्टैंडर्ड वैल्यूज लेके चलते हैं। देखो इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 2kz² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर मैं तुम्हें कहूं कि रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना रहा होगा, कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये एटम के बाहर से वापस मुड़ गया, एटम के अंदर से वापस मुड़ा, या अंदर कितना एंटर हुआ, क्या वो तुम निकाल सकते हो। देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है, k9 × 10⁹ 2 पता है, z कितना लिया था उन्होंने 79, e² तुम्हें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, बचा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। जो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी रखी थी अल्फा पार्टिकल की, वो उन्होंने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखी थी, ठीक है। बनाओ, इस फार्मूला में डालो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल रखो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मुझे ये बताओ कि उस केस में उनके एक्सपेरिमेंट में ये जो अल्फा पार्टिकल था, क्या ये न्यूक्लियस के बाहर से ही वापस मुड़ा था कि न्यूक्लियस से अंदर जाके वापस मुड़ा? समझे मैंने क्या पूछा? यस और नो? ठीक है। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने अगर काइनेटिक एनर्जी को 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा, तो उनका जो अल्फा पार्टिकल था वो कहां से वापस मुड़ा? मेगा 10⁻⁶, मेगा is 10⁻⁶। Six. निकला R0? कितना आ रहा है R0? Approximately 4 × 10⁻⁻14. -14, ठीक है, 4 × 10⁻14 आएगा।
जब काइनेटिक एनर्जी को 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखोगे, R नॉट तुम्हारा 4 × 10⁻⁻14 मीटर आएगा। R नॉट इज डिस्टेंस ना। इसका क्या मतलब है? कितना का R नॉट आ गया इतना? अरे फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो बस। हाँ 4 नहीं 4 × 10⁻14 आएगा। 4 point something × 10⁻14 आएगा। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस की बैलेंस। इसका मतलब क्या है? ये जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है ये यहाँ तक पहुंचेगा कि एटम के अंदर तक एंटर करेगा। बोलो एटम के अंदर एंटर करेगा कि नहीं करेगा? पहले इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइज एटम का साइज 10⁻10 होता है, न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 होता है। रेडियस और डायमीटर बोलो फिर। करेगा, क्यों करेगा? देखो ये R0 की वैल्यू 4 × 10⁻14 है। ये क्या? ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। दिस इज व्हाट 4 × 10⁻14 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आया। अब इधर देखो, अगर ये वैल्यू ये 4 × 10⁻14 मीटर है, इसका साइज कितना है? 10⁻14। 4 × 10⁻14 कितना हो जाएगा? ऐसे 4 न्यूक्लियस आगे बढ़े हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझाने के लिए भाई इसका साइज 10⁻14 है, इसके सेंटर से डिस्टेंस है 4 × 10⁻14। तो ऐसे 4 न्यूक्लियस रख दो। क्या 4 न्यूक्लियस रखने से एटम खत्म हो जाएगा? ये तो सबसे स्मॉल बॉडी होती है ना एटम की, तो ऐसे कितने पीस आ जाएंगे हमारे पास न्यूक्लियस के। तो इसका मतलब क्या है? ये जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है ये एटम के अंदर तो एंटर हुआ था बट वो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाया था। न्यूक्लियस से थोड़ी सी दूरी पे न्यूक्लियस ने इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन दी कि इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भाई। और सेकेंडली एक तो हुआ ये एक्सप्लेनेशन। एक सेकंड ये देखो, ये वैल्यू अभी भी कितनी है? 10⁻14। अगर ये वैल्यू 10⁻10 के आसपास होती फिर मैं ये कह सकता था कि ये एटम की बाउंड्री से ही वापस मुड़ जाएगा, क्योंकि एटम की बाउंड्री का रेंज 10⁻10 होता है। ये रेंज कितना है? 10⁻14। मतलब ये एटम के अंदर तक तो घुस गया बट वो न्यूक्लियस तक नहीं। एक्सप्लेनेशन समझ आई क्यों मैंने बताई कि 4 × 10⁻14 का मतलब ऐसे 4 न्यूक्लियस पड़े हैं भाई। यहाँ पे तो ऐसे हजारों न्यूक्लियस आ जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस ये देखो, अगर ये तुम्हारा एटम है, ये है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस का साइज। 99% एटम खाली होता है, 1% स्पेस दे रखी होती है। ऐसे तो कितने डॉट्स आ जाएंगे? ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जो है तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर तक तो एंटर हो गया था बट न्यूक्लियस के बिल्कुल पास पहुंच के ये वापस, क्योंकि वहां पे जाके इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है न्यूमेरिकल? ठीक है, हेडिंग बनाओ। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, नील बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। Bohr applied Planck's quantum theory to Rutherford's model of atom. To Rutherford model of atom to give a new theory about the structure of atom.
पूरा नोट। Drawn? Sir. जल्दी नोट करो। करें? देखो नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बोहर मॉडल, ठीक है? बोहर मॉडल को समझने के पहले ये देखते हैं कि थॉमसन और रदरफोर्ड का मॉडल किस एक्सटेंट तक सही था, ठीक है? उनके मॉडल में कहां पे ड्रॉबैक्स थे जिसको नील बोहर ने अपने पोस्टुलेट बनाया, और उसको ये आइडिया कहां से मिला कि उन मॉडल में यहां पे ये ड्रॉबैक्स है और उनको कैसे इंप्रूव करना। ऑन द बोर्ड देखो, सबसे पहले जो एटम के अब तक हमारे स्टैंडर्ड 3 मॉडल्स हैं, ठीक है? थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल। थॉमसन और रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हमारी जो पूरी साइंस है, हमारी जो पूरी फिजिक्स है, वो 2 थ्योरीज पे टिकी हुई है, क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी मानी जाती है जो पहले हमारे एक्सपेरिमेंट होते थे उनके बेसिस पे जो थ्योरी थी। उसके बाद जो बोहर ने आया, बोहर ने जो हमारा एटॉमिक मॉडल दिया है उसने क्लासिकल थ्योरी को भी कॉन्सेप्ट को यूज किया है, और उसके में अपने साथ जो कॉन्सेप्ट जोड़े वो जोड़े प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के भी। फॉर एग्जांपल भाई देखो, अगर मैं क्लासिकल थ्योरी की को कंपेयर करूं, क्लासिकल थ्योरी ने सिर्फ ये बताया था कि एक एटम होता है, एटम का साइज स्फेरिकल होता है, डायमीटर एटम का इतना होता है, बीच में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, रेडियस होता है, और इसका कुछ इतना डायमीटर होता है, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? इसके अराउंड देखो थॉमसन को, अगर इसको थॉमसन के मॉडल से कंपेयर करें, थॉमसन का सिर्फ इतना रिजल्ट सही था, एटम की शेप स्फेरिकल होती है। थॉमसन के पोस्टुलेट क्या थे? एटम की शेप स्फेरिकल होती है, ट्रू। एटम के भी ओवरऑल एटम स्टेबल होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज। थॉमसन ने ये नहीं बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कोर सेंटर में होता है, उसने कहा था इलेक्ट्रॉन बीच में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे एटम में। एटम में कुछ तो जगह इलेक्ट्रॉन घेर लेंगे और बाकी जो जगह बचेगी वो पॉजिटिव फ्लूइड घेरेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? और थॉमसन मॉडल ने हमें जो एटम और न्यूक्लियस का साइज हमें बता दिया था कि एटम का जो हमारा डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁹ होता है, और न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। Then comes the Rutherford model। अब Rutherford मॉडल ने भी इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज किया। अल्फा रे रदरफोर्ड, उसके 2 स्टूडेंट गाइजर और मार्शल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमें ये बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता पूरे एटम में, बिल्कुल उसके सेंटर कोर में एग्जिस्ट करता है, जिसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस, और ये पॉजिटिव चार्ज अप्रोक्सीमेटली पूरे न्यूक्लियस की सिर्फ 1 या 2% जगह घेरता है। अगर ये पूरा एटम 100% है, ये बीच में सिर्फ 1 या 2% जगह घेरेगा और बिल्कुल कोर सेंटर में अवेलेबल हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं? थॉमसन ने कहा था इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी होते हैं, ठीक है? और स्टेशनरी होते हैं अगर कोई भी एटम हमारा
एनर्जी शो कर रहा है, रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, तो वो जो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये मैंने कल की क्लास में बताया था कि कोई भी अगर एटम है रेडिएशन को एमिट कर रहा है, उस रेडिएशन का जो रीजन होता है वो थॉमसन ने दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा और एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रदरफोर्ड मॉडल पे। रदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, इनके साइजेस के बारे में बता दिया। अब उनसे पूछा गया, अब रदरफोर्ड से पूछा गया कि व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी, ठीक है, ध्यान से देखो, अब रदरफोर्ड से पूछा गया कि व्हाट अबाउट द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? थॉमसन ने कहा तो स्टेशनरी हैं। तेरे अकॉर्डिंगली कहता, अगर रदरफोर्ड का आंसर था कि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होते हैं, if electrons were assumed to be stationary, then these will got attracted by the nucleus with a force of k q1 q2 by r square। भाई ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, इसके रीजन में अगर एक नेगेटिव चार्ज को लेके आऊंगा फटक से अपनी तरफ खींच लेगा f equal to k q1 q2 by r square। ठीक है, फिर रदरफोर्ड से पूछा गया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है तो ये है किस तरीके से, इनकी मोशन क्या है। फिर रदरफोर्ड ने कंपेयर किया अपने मॉडल को विद सोलर सिस्टम। ठीक है, रदरफोर्ड का क्या कहना था, जिस तरीके से सोलर सिस्टम में हमारा सन बिल्कुल सेंटर में होता है और इसके अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स हमारे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, P1 P2 P3 डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर ये प्लैनेट्स को मैं स्टेशनरी मान के चलूं, अगर ये प्लैनेट स्टेशनरी हो, ये सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बिल्कुल सन के पास पहुंच जाएंगे, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। क्यों? अगर ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो होता क्या है, रेवोल्यूशन की वजह से जो इन पे पीछे की तरफ फोर्स लगती है, बाहर की तरफ फोर्स लगती है, वो कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और अंदर की तरफ इन पे क्या लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दो फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट इस सन के पास नहीं आता। उसने बिल्कुल इस मॉडल को अपने थॉमसन मॉडल के साथ कंपेयर, रदरफोर्ड मॉडल के साथ कंपेयर कर दिया। उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इन इलेक्ट्रॉन को मैं स्टेशनरी मान के चलता हूं तो इट विल डायरेक्टली फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस व्हिच विल कोलैप्स, व्हिच विल लीड टू द एटम टू द कोलैप्स, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो रदरफोर्ड ने कहा दैट दीस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी बट दे कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, मान लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये कहती है अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल अगर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी को लूज करेगा। एनर्जी लूज करने का मतलब है अगर ये इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूअसली अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा। एनर्जी अगर कम हुई तो इसका रेडियस कम होता रहेगा। अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा, रेडियस कम होते 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 ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर गिरने का फिर वही मतलब हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे जो तुम्हारा ये है न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन गिर गया तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एटम कोलैप्स हो जाएगा, यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा, दुनिया कोलैप्स हो जाएगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। और यही पॉइंट क्या था जहां पे रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मान लिया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट रेवोल्यूशन के टाइम पे एनर्जी लूज करते हैं कि नहीं लूज करते, ये पॉइंट रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। ठीक है, उस टाइम पे, जिस टाइम पे रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था, उस टाइम पे क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हो रही थी। क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट होने का मतलब है उस टाइम कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है, इलेक्ट्रॉन का घर क्या है, ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, s p d f ऑर्बिटल की शेप होती है, वो सब हमारी प्रोसेस आ जाती है क्वांटम थ्योरी के अंदर। ठीक है, फिर बोहर मॉडल ने क्या किया, बोहर ने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को बेस बनाया कि पूरा एक एटम है, उसकी स्फेरिकल शेप है, उसके बीच में कोर सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इतना रदरफोर्ड सही है, बट वो एनर्जी लूज करते हैं। यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था और इसी पॉइंट को अपना पोस्टुलेट बनाया था किसने, बोहर ने। कोई बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा कि नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं बट वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते। ठीक है, फिर उससे क्वेश्चन पूछा गया कि ये बंद होगी बोलना, नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ, ला दे। इसको हमेशा के लिए खामोश
वॉश कर देती नहीं हो रहा, फिर एक ही मेथड बचा। ये बैटरी निकलती है, होगी खामोश। चलो देखो कहाँ पे थे हम? हाँ, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू इट्स रेवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कोई भी रिवॉल्विंग चार्ज बॉडी है, कोई भी रिवॉल्विंग चार्ज बॉडी अगर रेवोल्यूशन कर रही है तो उसकी एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती रहेगी और अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन विल फॉल बैक इनटू द न्यूक्लियस व्हिच विल लीड टू एटम टू कोलैप्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था किसका? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का, जो अभी तक आंसर नहीं हुआ। ठीक है, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली एटम का साइज हमें पता चल चुका है, एटम का शेप पता चल चुका है, कैरेक्टरिस्टिक पता चल चुके हैं, न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज की ओरिएंटेशन पता चल चुकी है, नेगेटिव चार्ज पता चल चुका है कि पूरा एटम है, बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो जितनी जगह बची पूरे एटम में वहां पे कहीं नेगेटिव चार्ज फिट होगा। ये भी पता चल चुका है कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, स्टेशनरी नहीं होता, मूव करता है। तो क्वेश्चन इज अबाउट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मूव करते हैं तो किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब बोहर ने अपना मॉडल दिया, यहाँ पे जो न्यूक्लियर रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक थी, इसी को अपना पोस्टुलेट बनाया बोहर ने। तो बोहर ने क्या कहा? नो डाउट इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, दिट इज कंपैरेबल टू सोलर सिस्टम। ठीक है, ध्यान से देखो, जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है दैट इज कंपैरेबल टू एटॉमिक मॉडल इज कंपैरेबल टू सोलर सिस्टम। ये हमारा बीच में पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के अबाउट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मान लिया। अब बोहर ने क्या आंसर किया जब बोहर से पूछा गया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लूज क्यों नहीं करते? तो बोहर का आंसर था कि इस पॉजिटिव चार्ज से लेके एटम की बाउंड्री तक हमारा 99% स्पेस एम्प्टी है। ध्यान से सुनो, from this positive charge to the extent of the atom, the 99% of space is empty, और इस empty space में बहुत सारे ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ ऑर्बिट्स स्टेशनरी होते हैं, कुछ ऑर्बिट्स नॉन स्टेशनरी होते हैं। ठीक है, स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा तो वहां पे रेस्ट पे रहेगा, नॉन स्टेशनरी में मूव करेगा। स्टेशनरी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होगी। ठीक है, तो जब ये थ्योरी बोहर ने पुट फॉरवर्ड की, उस टाइम पे एक और साइंटिस्ट था श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर ने अपनी एक थ्योरी दी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें क्या देती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें देती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो श्रोडिंगर में वही पॉइंट था जो बोहर का पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे स्टेशनरी ऑर्बिट में भी हो सकते हैं और नॉन स्टेशनरी में भी पाए जा सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन की नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में ऑक्यूपाई होने और नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी 0% होती है, और स्टेशनरी ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो बोहर ने इस कॉन्सेप्ट को कैसे जस्टिफाई किया कि इस न्यूक्लियस के अबाउट बहुत सारे स्पेस हैं, कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन अगर उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वहां पे एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की रेडिएट नहीं होगी, और कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा वहां पे उनकी एनर्जी रेडिएट होगी, बट इलेक्ट्रॉन की उन ऑर्बिट्स में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन कहां पे पाया जाएगा? स्टेशनरी ऑर्बिट में। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट इज 100%। ठीक है, अब उससे पूछा गया कि स्टेशनरी ऑर्बिट है क्या? भाई इस ऑर्बिट की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो उस ऑर्बिट में नहीं है? ठीक है, ठीक है, ये तो आंसर दे दिया। ये तो थ्योरी होगी ना कि स्टेशनरी ऑर्बिट है, नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट है। स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी को लूज नहीं करेगा, नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी को लूज करेगा। फिर उससे दोबारा क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेशनरी ऑर्बिट है क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो पूरा हम स्टडी करते हैं डिटेल में। बहुत
क्लियर? 100%। ठीक है कि थॉमसन और रदरफोर्ड के किस तरीके से ड्रॉबैक्स को नील बोहर ने अपना पोस्टुलेट हेडिंग बनाओ पोस्टुलेट। हाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था इसमें, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। क्लासिकल ये क्वांटम थ्योरी है जो देखो यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, जो तुम्हारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है पहले वाली थ्योरी ये सब एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड थी। जो तुम्हारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ये सब इक्वेशंस पे बेस्ड है। इनमें एक्सपेरिमेंट कम होते थे, मैथमेटिकल इक्वेशन ज्यादा होती थी। जो टाइम देखो पहले वाले साइंटिस्ट का था, फैराडे हो गया, ओम्स हो गया, जितने भी हमने पहले वाली थ्योरीज पढ़ी हैं, देखो ध्यान से क्लास, जो हमारे स्टार्टिंग के यूनिट थे, कूलम्ब्स का साइंटिस्ट हो गया, ओम लॉ हो गया, किरचॉफ लॉ हो गए, फैराडेज लॉज हो गए, मैक्सवेल थ्योरी होगी, ये सब थ्योरीज एक्सपेरिमेंट्स पे ज्यादा बेस्ड थी, इक्वेशंस पे कम बेस्ड थी। जब उसके बाद साइंटिस्ट का ड्यूअल नेचर वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेना, कॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ज़ीमैन इफेक्ट, अब इसके बाद ये बोहर मॉडल आया, ये सब सारी थ्योरी बेस्ड होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। इनमें इक्वेशंस ज्यादा पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंट कम है। ये सब इक्वेशन से जस्टिफाई कि ऐसा होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, पूरी की पूरी बोहर मॉडल है, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, इक्वेशंस के थ्रू आगे। ठीक है? हाँ ये इक्वेशन भी आप पढ़, यस शी इज आस्किंग कि श्रोडिंगर ने प्रोबेबिलिटी बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट। ये फिजिक्स में हमारा टॉपिक नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये आपको केमिस्ट्री में 11th क्लास में है। बहुत उल्टी सीधी सी इक्वेशन है, जाई स्क्वायर वाली, उसको एक बार देख लेना, उसका सिग्निफिकेंस समझ लेना। ठीक है? उस इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं पाया जाएगा, स्टेशनरी ऑर्बिट में पाया जाएगा। अब वो स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी होते क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी। ठीक है? हेडिंग बनाओ पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ यस। फर्स्ट पॉइंट बनाओ, फर्स्ट पॉइंट लिखो, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, an electron revolve around the nucleus with a definite fixed energy level. An electron revolve around the nucleus with a definite fixed energy level in a fixed path, in a fixed path known as stationary state, known as stationary state, without gaining or losing the energy, without gaining or losing the energy. श्रोडिंगर ने बताई थी, तो फिर एक्सप्लेन बोहर की तरह। Yes, note it down. Electron revolve around the nucleus in fixed or around the electron revolve around the nucleus in fixed orbits, known as stationary orbit, non-radiating orbit और Bohr orbit. ठीक है? स्टेशनरी का तो मतलब क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस ऑर्बिट में स्टेशनरी रहेगी। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये नहीं इलेक्ट्रॉन वहां स्टेशनरी रहेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी रहेगी। उस ऑर्बिट को नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट भी कहा जाएगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा और बोहर ऑर्बिट नहीं बढ़ेगा। अभी लिंक करता हूं श्रोडिंगर से। ठीक है? और बोहर ऑर्बिट। यस, पोस्टुलेट नंबर 2 बनाओ। पोस्टुलेट नंबर 2 इज for any orbit to Bohr orbit
Yes. For any orbit to be Bohr's orbit, for any orbit to be Bohr's orbit, the angular momentum of revolving electron should be integral multiple of h upon 2 pi. ठीक है? For any orbit to be Bohr's orbit, the angular momentum of revolving electron should be integral multiple of h upon 2 pi. Angular momentum का फॉर्मूला mvr, तो कंडीशन बनेगी mvr इक्वल टू इंटेग्रल m फैक्टर h अपॉन, ठीक है? दिव्यांशु, ये है तेरे क्वेश्चन का आंसर कि उस ऑर्बिट के पास ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी कि वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। अगर बॉडी का, अगर कोई रिवॉल्विंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mvr। एंगुलर मोमेंटम तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी और सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, स्पीड। अगर मैं वेलोसिटी लेता हूँ तो रिवॉल्विंग बॉडी की वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है? मास, स्पीड एंड रेडियस। मास ऑफ अ रिवॉल्विंग बॉडी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो उस ऑर्बिट में जो तुम्हारा बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब है वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, कांस्टेंट एनर्जी से मूव करेगा। देखो तो होता क्या है, अगर ये तुम्हारा इधर देखो, ये ऑन द बोर्ड, अगर ये तुम्हारा एटम है, एटम में ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। कुछ ऑर्बिट ऐसे हैं, अगर कुछ ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, और वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। और कुछ ऑर्बिट ऐसी हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। अभी तो हमने कंडीशन दे दी है ना, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 pi। दिस इज द कंडीशन फॉर एनी ऑर्बिट टू बी बोहर ऑर्बिट। फॉर एनी ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट बोहर ऑर्बिट कब होगा? अगर इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन का उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये तो अभी हमें कंडीशन पता चली है। अभी जैसे जैसे बोहर मॉडल को आगे बढ़ाएंगे फिर हम ओरिएंटेशन देखेंगे, रिलेटिव ओरिएंटेशन। कहने का मतलब है कि अगर ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके बहुत सारे ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑन, तो कौन कौन से ऑर्बिट बोहर ऑर्बिट होती हैं और कौन कौन से ऑर्बिट बोहर ऑर्बिट नहीं होते, वो आगे थ्योरी आगे बढ़ेगी। क्लियर? मिल गया क्वेश्चन का आंसर? तो ये जस्टिफिकेशन दी थी मिली को, ठीक है? थर्ड पोस्टुलेट लिखो, राइट डाउन थर्ड पोस्टुलेट। राइट डाउन, इलेक्ट्रॉन कैन जंप, इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट to another orbit by gaining or losing its energy. Third point, the electron can jump from one orbit to another orbit by gaining or losing its energy, and this was the explanation of emission and absorption spectra. ठीक है? This was the third postulate. अब देखो, yes, बोहर ने नोट हो गया? चलो नोट। किन ऑर्बिट में? जो बहुत ऑर्बिट है, नहीं जो
बहुत ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व और ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करेगा। तो फिर तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों? हाँ उसने कहा था कि वो वाइब्रेट करेगा, इसने कहा रिवॉल्व करेगा। हाँ वहाँ पे फेल हो। नॉन स्टेशनरी में रिवॉल्व करेगा, नॉन स्टेशनरी में तो पाया नहीं जाएगा, अगर पाया जाए तो नहीं पाया जाएगा। अगर पाया जाएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिरेगा। नॉन स्टेशनरी में तो पाया ही नहीं जाएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट इज 0% है, एग्जिस्ट करता है। बताता हूं, अभी बताता हूं, अभी आगे बढ़ने दो। नॉन यस इधर देखो, दे आर सेइंग यस क्वेश्चन इज कि क्या इलेक्ट्रॉन नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में पाया जाएगा, और सेकंड कह रहे हैं क्या नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, उसके अराउंड पूरा एटम खाली। अभी मैंने बताया तो, अभी मैंने तुम्हें रिलेटिव ओरिएंटेशन भी बताई कि ऑर्बिट कहां-कहां होते हैं, प्रेजेंट कहां-कहां होते हैं बहुत ऑर्बिट। ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये सारे ऑर्बिट्स हैं। इनमें से कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट भी है, इसमें कुछ नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट भी है, बट इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट में पाया जाएगा, नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं पाया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में पाया जाता है, नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल NH/2π नहीं होगा, अल्टीमेटली वो अपनी एनर्जी को लूज करके एटम न्यूक्लियस में गिरेगा, जो कि एटम कोलैप्स होगा, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट में पाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नॉन स्टेशनरी ऑर्बिट होते ही नहीं है, बिल्कुल होते हैं। अभी देखते हैं रिलेटिव ओरिएंटेशन। पहले इधर देखो, यस इधर देखो, बोहर्स थ्योरी ने इलेक्ट्रॉन की मोशन का आंसर हमें दे दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां-कहां पाए जाते हैं और वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते, उसका आंसर दे दिया। फिर उसके बाद पूछा गया कि कोई भी बॉडी है जो लाइट को एमिट करती है, ठीक है, लाइट को एमिट करती है, उसका आंसर थॉमसन ने दिया था इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन के अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। 13 का आंसर है। अब बोहर ने कहा अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉडी अगर लाइट को एमिट कर रही है या लाइट को अब्सॉर्ब कर रही है, उसका उसने एक्सप्लेनेशन दिया इलेक्ट्रॉन की जंपिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल डिफरेंट है। वो एनर्जी लेवल कैसे डिफरेंट है वो आगे एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्लियर होता रहेगा। हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जंप करेंगे। अब जंपिंग कैसे पॉसिबल होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी नहीं देनी पड़ती, वो कल एमिशन और अब्सॉर्प्शन फैक्टर डिटेल में स्टडी करेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अपनी ट्रांजिशंस करते रहते हैं और वो ट्रांजिशन रिस्पांसिबल होती है एमिशन और अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए। सो दिस वाज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ, हां, जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे तब तक वो जंप करेगा नहीं, जब तक हम एनर्जी देंगे अपन, हाँ हम एनर्जी नहीं देंगे। हाँ ये बताता हूँ, अभी इसको छोड़ दे, एनर्जी देनी है कि निकालनी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, अभी इसमें कंफ्यूजन मत कर, वो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में लेके जाना, एनर्जी देनी पड़ेगी कि लेनी पड़ेगी, वो करो पूरा लेक्चर रिव्यू, देखो कोई डाउट है तो। यस क्लास, हाँ ये कंडीशन है।